हेलो मित्रों, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही मित्र। और क्या हाल है बताइए। आप लोग आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास शुरू होने जा रही है। और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर हमारी क्लास को अटेम्प्ट करिए। हम आपको इतिहास विषय के अंतर्गत जीएस का अध्ययन करा रहे हैं, जो रीट का सोशल साइंस का पेपर है। और लेखपाल में जीएस के इतिहास के अंतर्गत जो भी हिस्ट्री से पार्ट क्वेश्चन आएंगे, उस सारे क्वेश्चनों का हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको सिंधु सभ्यता के मतलब आर्थिक जीवन के बारे में बताया था। वो लोग कैसे व्यापार करते थे, कैसे उनका वाणिज्य था, कहाँ से क्या मोहरे प्राप्त करते थे, सारी चीज़ें हमने आज बताया। आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताएंगे कि उनका मतलब सामाजिक जीवन में उनके पहनावा, ओढ़ाना, खान पीन, धर्म, अंत्येष्टि संस्कार, तमाम चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ों को आज हम आपको बताएंगे। तो मित्र, वो आप लोग आपसे विनती है, चाहे रिक्वेस्ट जो भी समझना है, आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए मित्र। और सब जितना चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट करा है उसको आप नोट करिए। और जो हम मौखिक बोलते हैं उसमें भी सब तमाम क्वेश्चन होते हैं। ये वाइट बोर्ड पे इतना नहीं लिख पा रहे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, उसको भी नोट करते रहा करिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर ना जाने पाए। तो मित्र, आइए देखते हैं हम। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज आपकी क्लास थोड़ा लंबी है, तो सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी क्लास को लेकर ख़त्म किया जाए। आप लोग बस मेहनत से पढ़ते रहिए, जहाँ भी हो मस्ती से पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री होके। और आइए देखते हैं क्लास। तो आज हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन था मित्र, हमें जो है लिपि इनकी जो है जो लिखित साक्ष्य न मिलने की वजह से हम जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इनके सामाजिक जीवन को हम जो है देखते हैं, वहाँ से जो मुहरें मिली हैं, वहाँ से जो अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, जो हमें इनके जो वस्त्र, आभूषण, कारखाने, ये सब जो कुछ भी मिले हैं उसी से अनुमान लगाते हैं इस तरीके के लोग ऐसे यहाँ रहते होंगे, ये तरीके ये चीज़ पहनते होंगे, ये चीज़ ऐसे उड़ते हो। कुछ हमें मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, उसी से अनुमान लगाया जाता है। तो जैसा कि इनका समाज मित्र जो है, मतलब कोई ये एक पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ये ऐसे ही था। विद्वानों को बहुत मतभेद है। तमाम विद्वान में लास्ट स्टेज पे यही आते हैं कि जैसे इनका समाज 5 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, कृषक और श्रमिक। विद्वान में मित्र वो लोग आते थे जो पुरोहित लोग होते। जैसे आज के ज़माने में हम लोग अभी घर में पूजा कराना हो तो हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं। वही पूजा पाठ तो हम लोग भी कर सकते, जो पोथी वो बाँचते हैं वो हम भी बाँच सकते हैं, लेकिन एक हम लोगों ने मान लिया उनको अपना पुरोहित। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता घाटी के जो विद्वान थे, जो पुरोहित थे, उसी प्रकार ये लोग भी रहते थे। और ये पुरोहित जो रहते थे, आपको नगर योजना में हमने बताया होगा, ये लोग जो 2 भागों में विभक्त था नगर। तो एक दुर्ग था, एक सामान्य नगर। तो ये दुर्ग पुरोहित, इन लोगों का पुरोहित आवास भी बना था। जैसा कि हमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पुरोहित आवास मिलने का साक्ष्य मिलता है, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि जो पूजा पाठ, धर्म, कर्मकांड आदि जो हमारे कराते थे, वो मतलब उस समय के लोगों का, वो इनका पुरोहित लोग कराते थे। जैसे आज के ज़माने में पंडित जी लोग हैं। और जो लिपियों को लिखा था, जो चिकित्सक होते थे, ये सब वही पुरोहित वर्ग के विद्वान, जो विद्वान होते थे। जैसे आज भी वही चिकित्सा पद्धति, जो जैसे MBBS की परीक्षा पास करके जो अच्छे से जाता है, जो क्वालिफाई होता है, वही डॉक्टर बनता। उसी प्रकार ये विद्वान जो थे, वही लोग चिकित्सा का भी कार्य करते थे और लिपियों को लिखने का भी कार्य यही लोग करते थे। दूसरा जो था योद्धा लोग भी दुर्ग में ही रहते थे। ये दुर्ग की सुरक्षा करते थे, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करते थे। ये इनका काम था योद्धा लोगों का। हमें
तमाम जगहों से कहीं बाड़ाग के साक्ष्य मिले हैं, तलवार के साक्ष्य जैसे गालीबंगा से मिला है, और भाला गदा आदि हथियार मिलने की वजह से हम ये अनुमान लगाते हैं कि इनके समाज में एक योद्धा वर्ग भी रहा होगा। और तीसरा व्यापारी का तो हमने आर्थिक सभ्यता में जो पढ़ा था, जैसे हमें एक मिला था साक्ष्य भी कि वहाँ से एक व्यापारी का घर ऐसा मिला था कि जिसमें हमें बाट तराजू आदि मिला था, और इनका व्यापार का माध्यम अच्छा ही था, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इसलिए व्यापार में जो है माप बाट मोहरे आदि मिलने की वजह से ये भी पता लगाया जाता है कि जैसे पता चलता है कि हमें कि ये लोग जो है व्यापारी वर्ग भी एक होता था। कृषक का तो साक्ष्य हमें कालीबंगा से जो जुता हुआ खेत मिला था, बनावली से हमें हल का साक्ष्य मिलने की वजह से, और हमें तमाम फसलों का साक्ष्य मिलने की वजह से हम ये अनुमान लगाते हैं कि एक इनके समाज में एक कृषक वर्ग भी रहा होगा। और श्रमिक भी, जैसे अब मनके का कारखाना हुआ और ईंट भट्ठे का साक्ष्य भी मिला है, तो यहाँ जो श्रमिक लोग काम करते, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में श्रमिकों का एक आवास मिला है, तो ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ जो श्रमिक लोग काम करते थे कारखानों में, वो लोग उनका एक अलग आवास होता था। ये इनका जो है 5 वर्गों में समाज विभक्त करते हैं विद्वान लोग। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये शाकाहारी और मांसाहारी मित्र दोनों होते थे। शाकाहारी में इनका जो मुख्य भोजन था गेहूँ था, जौ था। इनका मुख्य जो खाद्यान्न था गेहूँ और जौ था, क्योंकि इनको चावल के बारे में इनके नगरों से बहुत कम साक्ष्य मिले। जैसा कि हमने देखा था पिछली कक्षा में कि चावल के 2 ही जगह से साक्ष्य मिलते, एक लोथल एक रंगपुर। तो इस तरह हम देखते हैं मित्र, और लोथल से जो है हमें चक्की के 2 जो पार्ट होता है वो मिलने की वजह से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ जो है गेहूँ पीसने का काम होता था। कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे का साक्ष्य मिला है। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है इनको हमें एक सेकंड आप रुकिए। हाँ, तो इनका जो लोथल से हमें चक्की का पार्ट मिला है और कालीबंगा से तंदूरे चूल्हे का साक्ष्य मिला है, तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इनका जो प्रमुख भोजन रहा होगा कहीं ना कहीं गेहूँ रहा होगा या जौ रहा होगा। और इनके वस्त्रों का तो इनका जो है हमें तमाम कालीबंगा से, हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगाते थे कि इनके जो है वस्त्र सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये जो लोग यहाँ के समाज के लोग थे वो लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। जैसा कि मोहनजोदड़ो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र ही था, आपको पता है। और दूसरी चीज़, और जहाँ यहाँ जो कपड़े थे, पुरुष लोग जो है धोती पहनते थे और शाल ओढ़ते थे। एक धोती नीचे पहनते थे, ऊपर शाल ओढ़ते थे बस। और बाल, स्त्री और पुरुष दोनों लोग बाल लंबे रखते थे और बाल को ऐसे फीता से बांधे। एक मूर्ति हमें मिली है, खंडित मूर्ति हड़प्पा से, तो उस पर देखा गया है कि एक आदमी है, उसकी दाढ़ी को भी जैसे आज के ज़माने में लोग जैसे दाढ़ी फैशन वाले करते, उस समय के लोग भी फैशन वाली दाढ़ी करते थे। उनकी दाढ़ियों को ऐसे मिला है साक्ष्य में मूर्ति पे। और दूसरी चीज़, साल उड़ा है तो उस पर फूल के चित्र बने हुए थे, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये साल है, तो उस साल को ओढ़ा करते थे। और महिलाएं जो पहनती थी, महिलाएं कमर के नीचे जो है एक छोटा कपड़ा पहनती थी, घुटने तक का कपड़ा पहनती थी और उसको बेल्ट से बांधती थी, उसी को ऐसे धोती के तरीके भी लपेट लेती थी महिलाएं। और इनके जो आभूषण थे, आभूषण मित्र, इनके समाज में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे। दोनों लोग, मतलब पुरुष भी आभूषण पहनते थे, स्त्रियां भी पहनती थी। पुरुष में जैसे आभूषण, पुरुष भी कान में पहनता था कुंडल, बाजू बंद पहनता था, यहाँ पहनता था, और गले में भी कुछ मनके की माला वगैरह जो भी पहनता था। और यहाँ से जो है महिलाओं के लिए जो आभूषण मिले, जैसे नाक की कील आज भी होती, कान की बाली मिली है हमें, और गले का हार मिला है। पुरुषों के लिए मुकुट मिला है, भुजाबंद मिला है,
और अंगूठी के आदि साक्ष्य मिले हैं यहाँ से हमें। इस तमाम साक्ष्य मिले, जितना मेन है उतना आप लोग जानिए। तो ये इनका आभूषण हो गया। और ये लोग मनोरंजन का भी इनके पास साधन था। अब हमें आज जो है, जो आपने देखा था महाभारत में शकुनी जो मामा थे वो पासा खेलते थे, पासा का खेल हमें आज से 5000 साल पहले की पता था। तो ये लोग इनका जो प्रमुख मनोरंजन का साधन था वो मतलब पासा था, पासा का खेल खेलते थे। और नृत्य और गान संगीत दोनों का भी ये लोग मनोरंजन में यूज करते। जैसा कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, उससे अनुमान लगाते हैं ये लोग नृत्य का जो है मनोरंजन करते थे। और इनका प्रिय खेल जो पासा था। और जैसे रथ दौड़ भी होता था, मनोरंजन के लिए रथ दौड़ कराते थे, पशुओं की लड़ाई कराते थे, पक्षियों की लड़ाई कराते थे, मनोरंजन के लिए ये सब सारी चीज़ें करते थे। और जल क्रीड़ा, जैसे आज जो चीज़ें ये लोग करते थे लगभग आज भी वो चीज़ें जल क्रीड़ा, जैसे जल में खेलना, जैसे हम लोग भी खेले हैं अपने बचपन में कहीं ना कहीं। तो इनका जो राजनीतिक जीवन था राजनीतिक जीवन इनका जो मातृसत्तात्मक था, इनका जो समाज था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि जो घर की मुखिया होती थी वो स्त्री होती थी, माता होती थी। और आज का जो वर्तमान समाज है पुरुष प्रधान समाज है, तो हमारे घरों में पिता ही मुख्य होता। तो आज के ज़माने में हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक था। यहाँ स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इससे यही पता चलता है मातृसत्तात्मक की वजह से कि यहाँ की जो स्त्रियों की दशा अच्छी रही थी, पुरुषों की तुलना अच्छी थी, मातृसत्तात्मक। और इनका जो राजनीतिक जो केंद्र था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनकी 2 प्रमुख राजधानियां थी जहां से ये पूरे जितने सिंधु घाटी सभ्यता का शासन था यही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से चलाया जाता था। जैसा कि आज हमारा जो है एक यहाँ उत्तर प्रदेश में हम हैं, तो एक लखनऊ में हमारा मेन केंद्र है राजधानी, और एक जो है हमारा दिल्ली है। तो उसी प्रकार यहाँ जो भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही राजधानियाँ थी। कुछ विद्वान बताते हैं कि कालीबंगा इनकी तीसरी राजधानी थी। तो ये सब आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए मित्र। और लिपि, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अगर आज पढ़ी गई होती तो आज सिंधु घाटी की इतिहास कुछ और होता, क्योंकि लिपियों को पढ़ने से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। और वो लिपि तो मिली है परंतु आज तक पढ़ी नहीं गई है मित्र। तो इसलिए हम जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कुछ इनका जो अनुमान लगाते हैं उसी के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बना हुआ है। अगर लिपि पढ़ी जाएगी तो इतिहास बदल जाएगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बदलेगा ही। इनकी लिपियों के लगभग हमें 400 अक्षर मिले हैं। इनकी लिपियों के लगभग हमें 400 अक्षर मिले हैं मित्र। और इन अक्षरों में सर्वाधिक जो है अंग्रेजी का जो यू आकार होता है, ऐसे यू आकार जैसा कि हम ये बनाए हैं, यू आकार के अक्षर सबसे ज़्यादा मिले थे। और इनकी मतलब लिपियों में मछली के चित्र का आकार, मछली के चित्र का भी आकार सर्वाधिक मिला है। और ये जो लिपि थी, जैसे आज हम लोग जो लिपि लिखते हैं उसको बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, और वहाँ का जो था उर्दू जैसे लिखा जाता था, इस तरीके दाएं से बाएं के साइड ऐसे लिखा जाता था। इनकी लिपियों का कुछ इस आकार से ऐसे लिखा जाता था, ऐसे यहाँ से ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब दाएं से शुरू किया जाता था और बाएं से लाया जाता था, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर ऐसे ऐसे इनकी जो लिपियाँ थीं इसी प्रकार लिखा हमें साक्ष्य मिलता है। और इनकी जो लिपियाँ हैं उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसा कि वास्त्रोफदेन लिपि कोई कहता है, गोमूत्रिका लिपि कहता है, और भाव चित्रात्मक मतलब इसमें भाव प्रकट होता है, इसको चित्र टाइप का दिखता है इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इनकी लिपि का क्या कहा जाता है, ये तीनों नाम नोट कर लीजिए।
एक ही लिपि को तीन तीन नाम दिया गया है। अब मुहर, इनकी जो मुहरें थी मित्र, सिलखड़ी पत्थर की मुहरें सबसे ज़्यादा थी। और ये जो मुहर होती थी या तो आयताकार चौकोर होती थी या तो वर्गाकार, चौकोर होती थी या वर्गाकार होती थी। और इनकी मोहरों पे अगर सबसे ज़्यादा जो चित्र हमें मिला है तो वो एक श्रृंगी पशु का मिला है। तो एक श्रृंगी पशु का हमारे सबसे ज़्यादा चित्र इनके मोहरों पे मिला है। और मित्र इनके धर्म के बारे में हम आपको बता दें, इनका जो धर्म था, जैसे कि हमें हड़प्पा से मातृ देवी की जो एक चित्र मिला है, हमें मोहर पे एक चित्र मिला है कि स्त्री जो है, एक स्त्री उस सर के बल खड़ी हुई है, उसके पेट से पौधा निकल रहा है। तो विद्वानों ने ये अनुमान लगा लिया कि वो कहीं ना कहीं हमारी मातृ देवी है, हमारे अन्न की देवी है। तो उसी की पूजा ये लोग करते थे। उसे मातृ देवी जो है, इनकी प्रमुख जो है देवियों में मातृ देवी थी। और ये और हड़प्पा से ही हमें एक मिला था पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव, ये भी मोहरों पे मिला था। पशुपति शिव की जो मूर्ति मिली थी, जैसा कि हमने आपको बताया है पशुपति शिव के बारे में जब पढ़ाया था मैं, तो वहाँ जो पशुपति शिव है, एक पुरुष है, वो योग मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं। और उस योग मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं पालथी मार के। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये भी इससे अनुमान लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमें योग का जो शुरुआत है सिंधु घाटी सभ्यता से ही पता चलता है। योग मुद्रा में बैठे हुए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, वहाँ से लगभग हमें 5 प्रकार के जानवर के साक्ष्य मिलते हैं। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा कि जो योग पशुपति शिव हैं, उनके जो बगल बाएं तरफ और दाएं तरफ कुछ पशुओं के चित्र बने हुए थे, उन पशुओं का नाम पूछता है। जैसा कि मित्र हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं उसको याद करने का। जैसे हमारा दाहिना हाथ सबका मजबूत होता है, कुछ अपवाद बायां होता है, जैसे मेरा बायां है, तो मेरा नहीं, लगभग जिस सबका दाहिना हाथ मजबूत होता है। तो ये अनुमान लगाइए कि जो मजबूत पशु थे, हाथी और बाघ उनके दाहिनी साइड छपे हुए थे चित्र, और बाएं साइड गैंडा और भैंसे का चित्र था। अब नीचे जो पालथी बैठे थे, वहाँ पे 2 हिरन का साक्ष्य था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, उसमें कितने जानवरों का साक्ष्य मिला है, तो अगर गिनती से पूछेगा कितने जानवर, तो आप उसको लगाएंगे ठीक 6 जानवर। और अगर प्रकार पूछेगा कितने प्रकार के जानवर हैं, तो 5 प्रकार के, हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ और हिरन। तो 5 प्रकार के जानवर हुए। लेकिन जानवरों की संख्या 6 है, 2 इधर 2 इधर 2 नीचे, 6 प्रकार, 6 मतलब संख्या 6 है। और मित्र ये जो है नाग पूजा का करते थे, वृक्ष पूजा करते थे। पीपल इनका प्रमुख वृक्ष था, पीपल, नीम, तुल आदि की ये पूजा करते थे। और जानवरों में जो है इनका प्रमुख जो कुबड़दार बैल, कुबड़दार इनका पवित्र पशु था। ये कुबड़दार बैल का जो है पूजा करते। योग क्रिया के बारे में हमने बताया कि ये पशुपति शिव की योग मुद्रा में बैठे योग क्रिया की भी पूजा करते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र का भी ये लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमें एक ताबीज़ का साक्ष्य मिलने से ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जादू टोना तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। और स्वास्तिक चिन्ह भी हमें प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह से जो है अगर हमें सबसे पहले कहीं से प्राप्त होता है तो वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, जैसा कि आज भी हम इसका प्रयोग करते हैं, हमें देखने को मिलता है। और ये स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सूर्य पूजा जब किया जाता था, तो उस समय ये स्वास्तिक चिन्ह बना के इसका प्रयोग किया जाता। अंत्येष्टि संस्कार, इनका जो अंत्येष्टि संस्कार था मित्र, 3 प्रकार से होता था। एक तो पूर्ण समाधिकरण था, और एक आंशिक समाधिकरण था, और दाह संस्कार था। और
दाह मतलब पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता है मित्र कि जैसे कि किसी आदमी की डेथ हुई, उसे ले जाके गड्ढा खोद के दफना दिया। आंशिक समाधिकरण ये होती थी कि कोई आदमी मरता था तो उसकी बॉडी को ले जाकर कहीं एकदम खुले आसमान में छोड़ देते थे। उसको जानवर, पक्षियाँ सब खा लेती थी पूरी बॉडी को। जो हड्डियाँ के कुछ अवशेष बचते थे उसे लाकर दफना देते थे। उसी को आंशिक समाधिकरण कहा जाता। और दाह संस्कार, कहीं ना कहीं दाह संस्करण का भी हमें उल्लेख मिलता है। ये लोग जो है बॉडी को, जो आदमी मरता था उसे ले जाके जला देते थे। तो मित्र ये रहा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक दशा। और एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा दीजिए। आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए, आप इसकी 60 स्क्रीन ले लीजिए और एक बार हम आपको फिर से इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में फटाफट आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। विद्वान, इनका समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कृषक 5 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान जो है पुरोहित भवन में रहते थे, ये लिपियों को लिखते थे, ये चिकित्सक होते थे। और योद्धा जो थे ये भी दुर्ग में रहते थे, ये बाड़ाग, तलवार, भाला और गदा का प्रयोग करते थे। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं, इसलिए योद्धा का भी हमें इस सब साक्ष्यों के मिलने की वजह से एक योद्धा समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और व्यापारी समाज, व्यापारी माप, बाट, मुहरे, तराजू आदि जो है मिलने की वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं से व्यापारी समाज भी था। और कृषक के बारे में जो कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले, बनावली से हल के साक्ष्य मिलने की वजह से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक कृषक समाज भी इनका था। और श्रमिक जो है हड़प्पा से प्राप्त हमें श्रमिकों की एक बस्ती मिली हुई है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ श्रमिक लोग होते थे, श्रमिक समाज भी था। और ये जो इनके समाज थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। इनका प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ था और जौ था। और लोथल से हमें चक्की के 2 पार्ट मिलने की वजह से ये पता चलता है कि ये लोग गेहूं या जौ को पीस कर उसे तंदूरी चूल्हे का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो उसको रोटी बना के खाया करते थे, रोटी बनाए, जो भी कुछ बनाए। और इनका जो वस्त्र था मित्र, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र। जैसे गर्मियों में ये सूती वस्त्र प्रयोग करते थे, ठंडियों में जो है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पुरुष जो था वो धोती पहनता था और शाल ओढ़ता था। महिलाएं जो थी कमर के नीचे छोटा सा वस्त्र पहनती थी और उसको जो है बेल्ट से ऐसे बांधे रहती थी और कुछ ऊपर ओढ़े रहती होंगी। और इनका जो आभूषण था, आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों लोग आभूषण प्रिय थे। आभूषणों में नाक की कील, कान की बाली, गले का हार, मुकुट, भुजाबंद अंगूठी आदि प्रकार के मिले हैं। और मनोरंजन का साधन इनका सबसे प्रमुख साधन संगीत और नृत्य था मित्र। और प्रिय खेल इनका जो था पासा था। रथ दौड़, पशुओं की लड़ाई और जल क्रीड़ा आदि, पक्षियों की लड़ाई आदि इनका मनोरंजन का साधन था। और इनकी राजनीतिक प्रणाली जो थी मात्र सत्तात्मक थी। ये इम्पॉर्टेंट है मित्र, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनकी 2 राजधानियाँ थी, प्रमुख राजधानियाँ थी। जो शासन प्रशासन का केंद्र यही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से चलाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का। और कुछ विद्वान बताते हैं कि कालीबंगा इनकी तीसरी राजधानी थी। और लिपि, इनकी लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। लगभग हमें इनकी लिपियों के 400 अक्षरों के बारे में जानकारी है। और सर्वाधिक जो अक्षर मिले हैं उस पर यू, अंग्रेजी का यू आकार का अक्षर मिला है। और भी अक्षर जो है मछली के आकार के, सर्वाधिक यू और मछली के आकार के। और एक हमें सबसे बड़ी 10 लिपि मिलती धौलावीरा में। धौलावीरा से एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड मिला, श्यामपट। उस श्यामपट पे 10 अक्षर मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े अक्षरों थे। और इनकी लिपि जो है दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, ये इम्पॉर्टेंट है। और इनकी लिपि को बुस्त्रोफदेन लिपि कहा जाता है, गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। मुहर, इनकी मुहरें जो थी सेलखड़ी की मुहरें थी। और मुहरें चौकोर या वर्गाकार थी, इस प्रकार थी। इस प्रकार इनकी मोहरें, इसी पे चित्र बने होते थे। एक श्रृंगी, सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला है उस पर
एक श्रृंगी। और मुहरों से हमें इनकी बहुत सारी जानकारी हमें इनके मुहरों पे बने चित्रों से मिलती है। ये जो और इनका जो धर्म था, इनकी सबसे प्रमुख देवी देवता, एक देवी में मातृ देवी थी, पुरुषों में मित्र जो थे पशुपति शिव थे, इनके प्रमुख देवी देवता थे। मातृ देवी का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला है, इनका भी साक्ष्य हमें मिला हड़प्पा। और ये लोग नाग की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। कुबड़दार जो बैल है इनका प्रमुख पशु था। योग क्रिया की पूजा करते थे। जादू टोना तंत्र मंत्र स्वास्तिक चिन्ह का भी ये लोग सबसे पहले प्रयोग। और कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से हमें लिंग और योनि की पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। ये भी याद कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम हमें लिंग और योनि की पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। और इनका जो अंत्येष्टि संस्कार था, पूर्व समाधिकरण था और आंशिक समाधिकरण था और दाह संस्कार था। ये पूर्व समाधिकरण का मतलब ये हुआ कि बॉडी को ले जाके पूरी तरह से दफना दिए। आंशिक समाधिकरण का ये हुआ कि जो बॉडी होती थी उसको जो है खुले आसमान में छोड़ देते थे। जानवर पक्षी कीड़े मकोड़े खा के जो भी कुछ अवशेष बचते थे हड्डी फड्डी के, उसी को ला के ये लोग दफना देते। दाह संस्कार में बॉडी को जला देते। और इनकी सबसे जो वो व्यवस्था थी, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, जैसे आज हमारी दफनाने की प्रथा है, उत्तर की तरफ सर होता था, दक्षिण की तरफ पैर होता था। इनकी मतलब सामान्यता यही विधि थी, लेकिन अपवाद है, 2-3 जगहों से अपवाद है आप इनकी जो है, तो वो हम आपको बता देंगे। अब इस टाइम थोड़ा, जैसे वहाँ से हमें रंगपुर से भी मिलता है एक समाधि, जिसे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिलता है हमें। तो मित्र, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं और आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं मित्र, मनोबल टूटता जा रहा है। कृपया आप लोग यार मित्र संख्या बढ़ाइए। मज़ा नहीं आ रहा पढ़ा में, गर्मी में कितना परेशान होकर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बस आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, बस इतना ही। कम से कम हमारे चैनल अभी हम लोग नई शुरुआत किए हैं, आप लोग मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम लोग आगे और अच्छा करें। तो हमारे यूथ सक्सेस प्रयागराज चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसको बढ़ाएं, अपने दोस्तों को भेजें, बताएं। जो ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और जैसा कि हमें उम्मीद है कि जितना हम पॉइंट टू पॉइंट लिखाते हैं, बताते हैं, वो हमें लगता है कि आपकी परीक्षाओं से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और ये सभ्यता ख़त्म, सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी मित्र। तो हम आपका 25, 30, 50 क्वेश्चन का लगभग आपको लाइव टेस्ट कराएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भी जुड़िएगा मित्र। और ठीक है, अभी थोड़ा सा और बचा है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो बस 5 मिनट का है। उन जो इसका पतन कैसे हुआ था तो उसको हम बता के फिर आपको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी बताएंगे। तो ठीक है मित्र, आप लोग बस मेहनत से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप रेगुलर पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए, कल आज 5-7 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े। आप रेगुलर पढ़िए, 5 घंटा ही पढ़िए, इतना बहुत है। और रीट अगले महीने शायद रीट की परीक्षा भी है और लेखपाल की भी परीक्षा टल गई है, अगले महीना में है। तो सिलेबस तो कोशिश यही कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और नहीं हो पाता है तो मित्र हम आपको प्रैक्टिक सेट कराएंगे। ऐसा प्रैक्टिक सेट से पूरा इतिहास का चैप्टर, जितने भी प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन जो भी क्वेश्चन होंगे मेन हम आपका लगभग परीक्षा के 10 दिन पहले आपको पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। सारी क्वेश्चन उसी से आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है मित्र, देखते हैं अब अगली जो हम अगली क्लास में हम लगभग आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो ठीक है मित्र, जैसा कि आप लोग बस इतना करिए, चैनल को हमारे बढ़ाइए जिससे हमारा मनोबल बढ़े। आप लोग देख ही रहे हो, पसीने से पूरा भीग चुका हूँ, तो कम से कम इसका तो लाज रखिए मित्रों। ठीक है, अच्छा, जय हिंद जय भारत।